हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 3 दैट इज़ ओवरहेड। देखो, मैंने यूनिट 2 और यूनिट 1 आपको बहुत अच्छे से करा दी है। आई होप अब तक आपने वो दोनों यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। चलो आज यूनिट 3 पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है। देखो, ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ना जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है वो टोटल मिला के ओवरहेड कॉस्ट बनती है। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसको ना और अलग नेम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि ऑन कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, बर्डन या नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट को ना हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम उसे क्लासीफाई करें फंक्शन के बेसिस पे, तो ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। वहीं अगर हम एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एंड सिमिलरली अगर हम बिहेवियर के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो फिक्स्ड ओवरहेड होता है, वेरिएबल ओवरहेड होता है एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड होता है। अब थोड़ा इसको ना डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड को ना फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाता है। इस ओवरहेड के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस जो स्पेसिफिकली इनकर्ड होती हैं विद इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी सच एज प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ना जनरल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल फंक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे कि ऑफिस का रेंट हो गया। ठीक है, ऑफिस रेंट किसी फैक्ट्री वैसे तो रिलेटेड नहीं है, जैसे ऑफिस का रेंट है, ऑडिट फी हो गई या फिर मैनेजमेंट की सैलरी हो गई, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आते हैं। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। देखो, सेलिंग ओवरहेड ना डिमांड क्रिएट करता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये डिमांड क्रिएट करता है, लोगों को बताता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाए, जैसे कि पैकेजिंग एंड डिलीवरी वैन एक्सपेंस। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ये वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली यूनिट प्रोड्यूस करने में या प्रोडक्ट को बनाने में नहीं यूज़ होता, बट इनडायरेक्टली यूज़ होता है, जैसे कि स्टेशनरी, ल्यूब्रिकेंट, जनरल यूजेस टूल्स एक्सेट्रा। देन आता है इनडायरेक्ट वेजेस। देखो, इनडायरेक्ट वेजेस ना उन लेबर की वेजेस होती है जो डायरेक्टली किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, बट हाँ उनके बगैर चीज़ें खराब हो सकती हैं, जैसे कि क्रूमैन, फोरमैन या फिर स्वीपर। अगर सफाई नहीं रहेगी तो फैक्ट्री गंदी रहेगी, काम ही कैसे होगा, है ना। देन आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जनरल बिजनेस एक्सपेंडिचर जो कि ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, रेंट, टैक्सेस एंड पावर। ठीक है। देन अगर हम क्लासीफाई करें बिहेवियर के बेसिस पे, तो एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट ना टोटल कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, भले ही आप कितनी यूनिट बनाओ, आप 5 यूनिट बनाओ या 50 यूनिट बनाओ, टोटल कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगी। दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का ना ग्राफ ऐसे रहता है कि टोटल कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगी। देन होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड में क्या होता है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी, ठीक है, कॉस्ट भी वैसे वैसे बढ़ती है, तो ये डायरेक्टली चेंज होती है विद द चेंजिंग ऑफ यूनिट। ठीक है। देन आती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल में क्या होता है? 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल। एक कंपोनेंट होता है इसका फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ तो फिक्स्ड होता है और बाकी का वेरिएबल होता है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन तो हमें समझ आ गई है ओवरहेड की। अब हम देखते हैं कि इस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाता है। तो देखो, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट या यूनिट पे असाइन करा जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ओवरहेड वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली किसी भी यूनिट से या फिर कोई भी सामान बन रहा है उससे रिलेटेड नहीं होती। लेकिन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्या करते हैं कि इसी कॉस्ट को इंडिविजुअल यूनिट पे असाइन करते हैं। ठीक है, बिकॉज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्टली एलोकेट नहीं किया जा सकता स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पे। ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के स्टेप। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं इस प्रोसेस में जिसमें हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन। कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम उस सारी कॉस्ट को गैदर करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर में लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो, हम 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, एक प्राइमरी है एंड एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट होता है। एलोकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट असाइनमेंट करना। देखो,
एलोकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पूरी की पूरी जो कोस्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक आइटम या कोस्ट सेंटर्स को असाइन करी जा सकती है। ठीक है, तो अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना इनकर्ड हुआ है और कौन से डिपार्टमेंट में इनकर हुआ है, तभी हम एलोकेशन कर सकते हैं। और जब एलोकेशन नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, अपॉर्चमेंट करते हैं। अपॉर्चमेंट में क्या होता है कि जो कॉमन कोस्ट होती है, ठीक है, जो कॉमन कोस्ट होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटेबल बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जैसे कि रेंट को अपॉर्चमेंट किया जाता है फ्लोर एरिया के बेसिस पे, लाइट का अपॉर्चमेंट किया जाता है लाइट पॉइंट के बेसिस पे, एंड डेप्रीसिएशन का ऑन अ कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब ये तो हो गई बात प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखो, दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्चुअल में गुड्स को प्रोड्यूस करता है, बट सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, बट एक्चुअल में गुड्स और को प्रोड्यूस नहीं करता। अब हमने क्या किया, जब हमने अपॉर्चमेंट किया होगा ना, तो हमने इस ओवरहेड कोस्ट को सर्विस डिपार्टमेंट को भी एलोकेट किया होगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट तो यूनिट्स प्रोड्यूस करता ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्विस डिपार्टमेंट की कोस्ट को भी एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एलोकेशन। अब अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व नहीं करता या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, तो हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड का यूज़ करते हैं। बट अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में हम रेसिप्रोकल मेथड का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप और द फोर्थ स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसमें क्या होता है कि ये अल्टीमेट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एक्यूमुलेट करके अपॉर्चमेंट कर देना डिपार्टमेंटल ओवरहेड का डायरेक्टली किसी एक एक्चुअल यूनिट या प्रोडक्ट पे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं डिफरेंट मेथड से, जैसे ये सारे मेथड है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज मशीन आवर रेट। ठीक है, और हम ना बड़ी डिटेल में सारे के सारे मेथड को पढ़ेंगे, और हम डिटेल में पूरा ही पढ़ेंगे। मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी जहाँ पे मैं तुम्हें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी, देन उसके बाद जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिफरेंट मेथड से भी क्वेश्चन कराऊंगी। अभी हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। क्या डिफरेंस होता है, तो देखो, एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि हम पूरी आइटम की जो कॉस्ट है उसको डायरेक्टली एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पे असाइन कर रहे हैं। अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो ये शेयर्ड कॉस्ट है ना ओवरहेड की, इसको मल्टीपल सेंटर पे असाइन कर रहे हैं ऑन अ बेसिस ऑफ इक्विटेबल बेसिस। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ओनली पॉसिबल व्हेन एग्जैक्ट अमाउंट इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज डेफिनेटली नोन। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है कि ये जो कॉस्ट है वो कॉमन होती है और इसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता सिंगल कॉस्ट सेंटर से। देन ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और सेंटर पे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली एलोकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चमेंट और एब्जॉर्ब किया जाता है वेरियस कॉस्ट सेंटर के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मान लो एक सुपरवाइजर था जो सिर्फ डिपार्टमेंट ए के लिए काम करता था, तो उसकी जो वेजेस होगी वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ए को एलोकेट होगी। बट वहीं पे एग्जाम्पल क्या है कि रेंट है। अब रेंट तो पूरी फैक्ट्री का जा रहा है, उसमें इतनी सारी यूनिट्स बन रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो इसका अपॉर्चमेंट किया जाएगा फ्लोर एरिया के बेसिस पे। फैक्ट्री की लाइट है, तो वो फैक्ट्री की लाइट तो पूरी फैक्ट्री में चल रही है, तो इसका भी अपॉर्चमेंट किया जाएगा नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट के बेसिस पे। अब समझते हैं प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को। देखो, मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया कि दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होता है जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट की, लाइक वीविंग डिपार्टमेंट, स्पिनिंग डिपार्टमेंट, क्रशिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मेल्टिंग शॉप। वहीं पे जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली, लाइक स्टोर डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, कैंटीन एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। आगे चल के आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता दी। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हम अपॉर्चमेंट करते हैं, है ना, एक तो बताया था एलोकेशन करते हैं, ठीक है, और दूसरा बताया था अपॉर्चमेंट करते हैं। अब जो लोगों को भूल चुके हैं ना कि अपॉर्चमेंट क्या था, तो तुम्हारा ध्यान ना फोन में ही है, इंस्टाग्राम में, पढ़ाई में नहीं है, तो इंस्टाग्राम रख दो और पढ़ लो ढंग से, इधर उधर ध्यान मत दो। देखो,
अब तो देखो अपॉर्चमेंट में हम कॉमन कोस्ट को एलोकेट करते हैं डिफरेंट सेंटर्स पे, कोस्ट सेंटर पे ऑन अ इक्विटेबल बेसिस। तो अब वो बेसिस क्या है, तो यहाँ पे ना पूरी लिस्ट है बेसिस की, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप वीडियो रोक के इसको पूरा पढ़ लेना, बिकॉज बाद में आपको इन्हीं बेसिस के बेस पे अपनी जो कोस्ट है उसको एलोकेट करना होगा या अपॉर्चमेंट करना होगा। ठीक है, तो देखो रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विस या एयर कंडीशन, इनको अपॉर्चमेंट करने का जो बेस है दैट इज फ्लोर एरिया और अ वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट। सिमिलरली अगर फ्रिंग बेनिफिट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस सुपरवाइजर को अपॉर्चमेंट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ वर्कर। एंड इसी तरीके से पूरी लिस्ट आप रोक के पढ़ सकते हो। अब आता है क्वेश्चन इज अबाउट द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था ना दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हमारा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, तो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी आना चाहिए। जब क्वेश्चन आता है तो मोस्टली फुल फ्लेज आता है, जिसमें आपको प्राइमरी भी करना होता है और सेकेंडरी भी करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन है मोनिच कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता रखे हैं ABC एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट D&E। फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। क्या क्या फिगर है कि रेंट और रेट का जो अमाउंट है दैट इज 5,000, इनडायरेक्ट वेजेस दिस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000, जनरल लाइटिंग 600, पावर 1,500 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। फिर उसके बाद और डिटेल दे रखी है कि जो फ्लोर स्पेस है वो पूरा का पूरा 20,000 है, जिसमें से A डिपार्टमेंट 4,000 यूज़ करता है, B 5,000, C 6,000, D 4,000 और E 1,000। सिमिलरली और भी बेसिस दे रखे हैं, लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस, HP ऑफ द मशीन एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब इन बेसिस की हेल्प से ही हमें ये जो पूरी कॉस्ट है ना, ये ओवरहेड कॉस्ट है, इसका अपॉर्चमेंट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वेजेस तो इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है 1500। अब इसको अपॉर्चमेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो बेस होगा दैट विल बी द डायरेक्ट वेजेस। तो फटाफट जाते हैं और टेबल में मेंशन कर देते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वेजेस को कर रहे हैं इनडायरेक्ट वेजेस और इसका बेसिस क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस। अब देखो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। वैसे तो कैलकुलेशन सबकी सेम ही है जैसे पिछली बार हुई थी, हमने टोटल अमाउंट लिखा। अब जिस बेस पे हम एलोकेट कर रहे हैं तो अपॉर्चमेंट कर रहे हैं, तो हम किस पे कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस पे। इसका टोटल अमाउंट कितना है 10,000, तो इसको 10,000 से करेंगे हम डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ने कितना है 3,000, मल्टीप्लाई बाय 3,000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 450। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी का निकालूँ तो मुझे क्या करना होगा, 1500 को डिवाइड करना होगा 10,000 से और मल्टीप्लाई कर देना होगा बी का जो अमाउंट है दैट इज 2,000। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी वाले का 300। तो इसी तरीके से हमें बाकियों का निकालना है और अपनी टेबल में फटाफट लिखना है दैट इज 450, 300। फिर से वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो वैल्यू और चेक करो कि क्या सेम आ रही है। आई होप आप सबने कैलकुलेट कर ली होंगी। तो देखो कुछ इस तरीके की वैल्यू आप सबकी आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो। अब चलते हैं थर्ड आइटम पे। यहाँ पे मैं ये पूरा ये इरेज कर लेती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा वरना। ठीक है, तो हमारा थर्ड आइटम जो है दैट इज डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी का डेप्रीसिएशन। दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी। अब डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी को अपॉर्चमेंट करने का बेस क्या होगा, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो अब हमें क्या करना है, इस 10,000 के डेप्रीसिएशन को हम डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी से, दैट इज 2,50,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे ए की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 60,000। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2,400। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देखो, आई होप आप सभी का भी यही आ रहा होगा। अब अगर मुझे बी के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, बस ये 60,000 की जगह मुझे जो बी का अमाउंट आ रहा है दैट इज 80,000 उससे मल्टीप्लाई करनी होगी और हमारा जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 3,200। इस तरीके से पूरी की पूरी आपको कैलकुलेशन करनी है। फटाफट इसको टेबल में डाल देते हैं एंड आप वीडियो पॉज करके चेक करो कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है क्या।
आई होप आप सभी की वैल्यू कुछ इसी तरीके से आ रही होंगी। अगर कुछ गड़बड़ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल लाइटिंग। तो देखो जनरल लाइटिंग का अमाउंट कितना दे रखा है, 600। इसको अपॉर्चमेंट करने का जो बेस होगा ना, दैट विल बी लाइट पॉइंट। आपको ये बेस खुद से ही याद रखने हैं, तो ये ना ऐसे रट्टाफिकेशन से नहीं आएंगे कि आप सोचो कि एक बार मैं इसको बैठ के याद कर लेता हूँ, नहीं। आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको ये याद होंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर देखो, कैलकुलेशन कैसे होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल लाइट पॉइंट से, दैट इज 120। अब ए डिपार्टमेंट में कितने लाइट पॉइंट है, दैट इज 20, तो इसकी 20 से कर देंगे मल्टीप्लाई। एंड जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 100, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बी का निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस 20 की जगह बी के लाइट पॉइंट रखने होंगे, एंड मेरा जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी 150। अब ये सारी चीज़ें हम अपनी टेबल में डाल देंगे, एंड आई होप आप सबकी भी वैल्यू सेम ही आएंगी जो मैं कैलकुलेट करूंगी। तो वीडियो पॉज करो और फिर से वैल्यू चेक करो। तो देखो मेरी वैल्यू कुछ इस तरीके से आई है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो दैट इज पावर। सो पावर का अमाउंट कितना दे रखा है, 1500। अब इसका अपॉर्चमेंट बेस क्या होगा, तो पावर का जो अपॉर्चमेंट बेस होने वाला है दैट विल बी द एचपी ऑफ मशीन, ठीक है। दैट विल बी द एचपी ऑफ मशीन। अब इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका बिल्कुल सेम ही है जैसे हम अब तक करते आए हैं, लेकिन मैं ए एंड बी पार्ट का आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ और बाकी का फिर आपको खुद ही कैलकुलेट करके वैल्यू चेक करनी है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल एचपी ऑफ मशीन से, दैट इज 150, और मल्टीप्लाई कर देंगे 60, विच इज ए की जो वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा ना इसका, दैट विल बी 600, ठीक है। अगर मेरे को बी के लिए कैलकुलेट करना है ना, बी के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, इस 60 की जगह पे बस ये जो 60 मैंने लिखा है इसकी जगह पे मेरे को क्या लिखना होगा, बी की वैल्यू दैट इज 30, और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 300। अब सिमिलरली वैल्यू कैलकुलेट करो और मैच। आई होप आप सभी की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, इनको मैच कर लेना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। सो हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज सेंड्री एक्सपेंसेस। अब सेंड्री एक्सपेंसेस का जो अपॉर्चमेंट बेस होगा दैट विल बी द डायरेक्ट वेजेस। वो क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो आइटम्स का जो अपॉर्चमेंट बेस है वो सेम है, एक तो इनडायरेक्ट वेजेस का और एक हमारा सेंड्री एक्सपेंसेस का। दोनों का बेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस है। तो अब इसकी हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे 10,000 को डिवाइड करेंगे, ये जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है दैट इज 10,000, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए के अमाउंट से। तो जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3000। इसी तरीके से हम बी, सी, डी और ई की कैलकुलेशन करेंगे। होप आप सभी ने इतना कर लिया होगा और आपकी वैल्यू मैच कर गई होगी। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। आपको लग रहा होगा पूरा क्वेश्चन हो गया, बट अभी एक चीज़ बाकी है, क्या, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट एलोकेट करना। अब आप बोलोगे मैम डायरेक्ट वेजेस का क्यों कर रहे हैं और इनडायरेक्ट का करते हैं, डायरेक्ट का आइटम तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एलोकेट करते हैं, अपॉर्चमेंट थोड़ी करते हैं। देखो जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनके लिए सारी वेजेस इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट अपॉर्चमेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें बस डायरेक्टली लिखना है डायरेक्ट वेजेस, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और इसका बेस क्या है, एक्चुअल, क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं। हम बी, सी और डी जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ पे हम जो एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई ना डायरेक्ट वेजेस की, बस वही लिख देंगे। अब इसका हम पूरा टोटल करेंगे, सिर्फ इसका नहीं, ये जो पूरा टोटल था ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसका हम टोटल करेंगे और अमाउंट लिखेंगे। सो अपना कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट मेरे साथ टोटल करो। आई होप आप सभी का टोटल मेरे से मैच करेगा, बिकॉज आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन किया है, किसी भी बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं भटका था और बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे। सो द वैल्यू इज़ 4625 एंड लास्ट वन इज़ 1575। दिस इज 7 गाइस, 1575। सो ये यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको करके आना है। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थे बेस। अगर आपको बेसिस याद है कि किस बेसिस पे अपॉर्चमेंट होना है, तो आप सब कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम ना नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को ना रीअपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंटल कॉस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि देखो अभी हमने क्या किया था, ए, बी, सी, डी और ई,
हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे और हमने सारी कॉस्ट प्रोडक्शन और सर्विस सारे डिपार्टमेंट को अपॉर्चमेंट की थी, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो हमने कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को अपॉर्चमेंट करी थी ना, वो भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपॉर्चमेंट करेंगे। सो इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसके ना कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है अपॉर्चमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ अपॉर्चमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे होता है। इस मेथड में जो भी कॉस्ट होती है ना सर्विस डिपार्टमेंट की, वो सारी की सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे लगाई जाती है विदाउट असाइनिंग एनी कॉस्ट टू द सर्विस डिपार्टमेंट। दूसरी होती है अपॉर्चमेंट टू प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट जब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होता है ना, तो पूरी की पूरी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे नहीं जाती, बल्कि कुछ कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट पे भी जाती है। अब इसके अंदर भी ना 2 तरह के मेथड है। सबसे पहले है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लो 2 डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड सर्विस डिपार्टमेंट बी। अब सर्विस डिपार्टमेंट ए बी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट बी से बदले में कोई सर्विस नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड का यूज करते हैं। वहीं हम रेसिप्रोकल मेथड की बात करें तो मान लो 2 डिपार्टमेंट है ए एंड बी। अब ए सर्विस डिपार्टमेंट बी को सर्विस दे भी रहा है और उससे सर्विस बदले में ले भी रहा है, तो इस केस में हम रेसिप्रोकल मेथड का यूज करते हैं। अब रेसिप्रोकल मेथड के अंदर भी ना 3 मेथड आते हैं। एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और तीसरा ट्रायल एंड एरर मेथड। और ये सारे ही मेथड हम सीखेंगे, इनके क्वेश्चन भी करेंगे। अब चलते हैं आगे। देखो ये ना कुछ इंपॉर्टेंट बेस मैं आपको बताने वाली हूँ ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और वो बेस कौन कौन से हैं, ये पूरी टेबल है, आप इसे रोक के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है अपॉर्चमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। मैंने अभी आपको बताया था ना, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जब हम अपॉर्चमेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन अ फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फ्रॉम अ बुक ऑफ एसएन इंजीनियरिंग कंपनी फॉर अ हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर, प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अब यहाँ पे पूरा हमें डेटा मिला हुआ है कि वेजेस क्या है, उसको डिवाइड करके दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग पॉइंट, एसिड की वैल्यू और एरिया कितना ऑक्यूपाइड करा गया है, वो सब दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा स्टोर ओवरहेड कितना है वो दे रखा है, मोटिव पावर की कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिक लाइटिंग की कॉस्ट कितनी है, लेबर वेलफेयर की कॉस्ट कितनी है, डेप्रीसिएशन, रिपेयर, जनरल ओवरहेड, टैक्सेस वगैरह सारी की कॉस्ट दे रखी है। अब नीचे लिखा है अपॉर्चमेंट द बेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्स इन अ रेशियो 4:3:3। मतलब जो डिपार्टमेंट एक्स होगा ना, उसका जो भी अपॉर्चमेंट होना है वो किस रेशियो में होगा, 4:3:3। वहीं पे जो डिपार्टमेंट वाई है उसका अपॉर्चमेंट किस बेसिस पे होना है, टू द डायरेक्ट वेजेस टू डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। अब तुम्हें इतना पढ़ के ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो रेशो दे रखा है 4:3:3, इसका मतलब क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो इस रेशो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एलोकेट करनी है, अपॉर्चमेंट करनी है, मतलब, ठीक है। एंड जो दूसरा डिपार्टमेंट है ये वाई, इसकी किस पे करनी है, डायरेक्ट वेजेस पे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो यहाँ तक टोटल तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था। तो आप वीडियो पॉज करो और सारे बेसिस यहाँ से देख लो। जैसे मोटिव पावर की जो बेसिस है दैट इज KWH, लाइटिंग की क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट, एम्प्लॉय वेलफेयर का बेस क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डेप्रीसिएशन का वही एसिड वैल्यू है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी एसिड वैल्यू, एंड जनरल ओवरहेड का है डायरेक्ट वेजेस। ये सारे के बेसिस पे जैसे मैंने पिछली बारी क्वेश्चन में आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अपॉर्चमेंट करना सिखाया था, करो और टोटल यहाँ तक कैलकुलेट करो। इसके आगे का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे का जो अपॉर्चमेंट होना है ना, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो इतना हमने कर लिया है, टोटल कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें डिपार्टमेंट एक्स में डिवाइड करने का जो अमाउंट था वो अपॉर्चमेंट करना है ए बी सी में, और डिपार्टमेंट वाई का, ठीक है। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट एक्स है और ये डिपार्टमेंट वाई है। तो अब देखो कैसे किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट एक्स का जो अमाउंट है दैट इज 4100। तो हम पहले यहाँ पे 4100 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। अब कितना ए बी सी में जाएगा उसकी करेंगे कैलकुलेशन। तो हमें रेशो जो दे रखा है वो दे रखा है 4:3:3, ठीक है। टोटल कितना दे रखा है दैट इज 4100। तो अब हमें क्या करना है,
हम इसे 4100 को डिवाइड करेंगे इस रेशो के टोटल से। टोटल मतलब 4 + 3 + 3 कितना हुआ 10। 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि ए डिपार्टमेंट को कितना अपॉर्चमेंट करना है 4। ठीक है, तो जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी 1640। ठीक है, ये तो हो गया डिपार्टमेंट ए के लिए। अब अगर मुझे बी के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस 4 की जगह पे 3 लिखना होगा। इट विल बी 4100 डिवाइड बाई 10 इंटू 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1230 डिपार्टमेंट बी के लिए। और अगर हम सिमिलरली डिपार्टमेंट सी का निकालेंगे, ठीक है, सी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 4100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा दैट विल बी 1230। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन कर ली, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दी है। अब बस वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। क्या क्या वैल्यू डालनी है, 1640, 1230 और 1230। ठीक है, अब बारी है डिपार्टमेंट वाई की। डिपार्टमेंट वाई के अमाउंट को भी हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन करनी है ना वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे करनी है। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट दे रखा था वो कितना दे रखा था, 7000, 6000 एंड 5000। अब अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 7:6:5 यही आएगा ना। आई होप ये तो बेसिक मैथ से समझ आ रही होगी। तो मतलब हमें डिपार्टमेंटल वाई का जो अमाउंट है उसका अपॉर्चमेंट करना है 7:6:5 के रेशो में। तो चलिए करते हैं। तो देखो हमारा जो टोटल अमाउंट दे रखा है फॉर द डिपार्टमेंट वाई दैट इज 3640 और हमें रेशो क्या है, दैट इज 7:6:5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट ए के लिए निकालना है। तो हम इस पूरे अमाउंट को रेशो के टोटल से डिवाइड करेंगे दैट इज 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो आपका आंसर ना कुछ ये आ रहा होगा 1415.55। जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1416। ठीक है, तो यही वाला आंसर हम यहाँ पे डाल देंगे 1416। सिमिलरली हम बी और सी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद बी के लिए आपका अमाउंट कितना आएगा, दैट विल बी 1213। ठीक है, और सी के लिए, बी के लिए आएगा और सी के लिए कितना आएगा, 1011। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बी और सी निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल 7 की जगह 6 रख देना है और 7 की जगह 5 रख देना है। तो ये पूरा अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 1213 और यहाँ पे 1011। अब हमें क्या करना है, हमें करना है टोटल। ऑलरेडी ये टोटल था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये टोटल हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टोटल करके हमारे पास डिपार्टमेंट ए का आएगा अमाउंट 11, यहाँ पे लिख लेते हैं 11396। डिपार्टमेंटल बी का आ रहा है 8663, सी का आ रहा है 7341 और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो था अपॉर्चमेंट जहाँ पे हम सिर्फ डिपार्टमेंट को पूरी कॉस्ट जो थी अपॉर्चमेंट करते थे। बट अगर हमें सर्विस पे भी करनी है, कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट पे भी डालनी है और सर्विस पे भी डिपार्टमेंट तो था, जहाँ पे हमने अपॉर्चमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किया था। अब अगर हमें प्रोडक्शन और सर्विस दोनों पे करना है तो उसका पहला मेथड होता है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, दैट इज कॉल्ड स्टेप लेडर मेथड। कई बार ये एग्जाम में स्टेप लेडर मेथड के नाम से भी आता है। एंड गाइज ये वाला मेथड काफ़ी रेयरली पूछा जाता है बट पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो इसका क्वेश्चन एक बार देखते हैं। हियर इज द क्वेश्चन, दैट इज Madras Manufacturer Limited has 3 departments which are regarded production department. Service department costs are distributed to these production department using a step ladder method of distribution. Estimate of factory overhead cost to be incurred by each department in a 4th, 5th year as a following. Data required for distribution is also shown against each department. अब यहाँ पे पूरा हमें डेटा दे रखा है। ठीक है, डेटा क्या है कि डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन के वो XYZ है, सर्विस के जो हैं वो 4 हैं, PQRS। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है वो दे रखा है, डायरेक्ट लेबर आर की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं और एरिया दे रखा है। ठीक है, फॉर द सर्विस एंड प्रोडक्शन एज वेल। नीचे लिखा गया है, ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑल 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेम ऑर्डर PQRS रिस्पेक्टिवली इन अ फॉलोइंग बेसिस। देखो स्टेप लेडर मेथड एक मेथड है जहाँ पे ऑर्डर बहुत मायने रखता है।
ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कि किस बेसिस पे होना है, PQRS। अगर नहीं देते तो फिर आप ना जो भी ऑर्डर यूज़ करोगे उसको नीचे लिख कर आना नोट पॉइंट में कि मैंने एज्यूम किया है ये ऑर्डर, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि तुमने कौन सा ऑर्डर एज्यूम किया है। अब बेस क्या दे रखा है कि डिपार्टमेंट पी का जो अमाउंट होगा उसका अपॉर्चमेंट बेस क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्यू का डायरेक्ट लेबर आर का है एरिया इन स्क्वायर मीटर एंड एस का है डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है और हमने कुछ इस तरीके से पूरी टेबल बना ली है। गाइज यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बड़ी है और मेरा स्पेस जो है थोड़ा, मेरे पास स्पेस कम है, सो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज। एंड मैं वैल्यू पढ़ के बताऊंगी तो मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने ओवरहेड कॉस्ट पूरी यहाँ पे लिख ली है। अब हमें जो पहले लेटर फॉलो करना है ना, उसमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ पी। अब पी का जो अमाउंट अपॉर्चमेंट होना है दैट इज़ ऑन अ बेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे ये पूरा कॉलम दे रहा है तो आपको ना इस पूरे कॉलम का टोटल करना है, बट याद रखना कि ये जो P की वैल्यू है ना 10, इसको ऐड नहीं करना। तो जब आप पूरे कॉलम का टोटल करोगे और 10 को ऐड नहीं करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे 450। ठीक है, अब आपको क्या करना है 45,000 जो कि P का फैक्ट्री ओवरहेड है उसको डिवाइड करना है 450 से, और कितना अमाउंट एज एन अपॉर्चमेंट हमें x में डालना है उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन x दैट इज 100 उससे कर देना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 10,000। सिमिलरली अगर आपको y का कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ 100 की जगह पे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 125 से, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 125 से तो आपका आंसर आएगा 12,500। इसी तरीके से आप z का निकालोगे, q का, r का और s का। और देखो अब इसे लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे माइनस करना है 45,000। ठीक है, इसको करना है माइनस। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट P। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट P और बेसिस क्या है हमारा, एम्प्लॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको पूरा जो भी अपॉर्चमेंट है वो करते चलेंगे, तो वैल्यू डालते चलेंगे। तो Q की वैल्यू आपकी आएगी 5,000, आपकी वैल्यू आएगी R की 4,000, S की वैल्यू आएगी 5,000, Z में वैल्यू आएगी 10,000, Y में वैल्यू आएगी 12,500 एंड जो लास्ट कॉलम है उसमें आएगा 8,500। ठीक है, आई होप आपको वैल्यू समझ आई है। अब P का पूरा अपॉर्चमेंट होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे दैट इज आर Q। ठीक है, तो Q का देखते हैं। Q का जो अपॉर्चमेंट बेस यहाँ दे रखा है दैट इज डायरेक्ट लेबर R। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट इज डायरेक्ट लेबर R। अब डायरेक्ट लेबर R हमें यहाँ पे दे रखा है। देखो अब हमें फिर से टोटल करना है, बट ध्यान रखना P का अमाउंट और Q का अमाउंट ऐड नहीं करना, इनको छोड़ के पूरा टोटल करना है। तो जब आप ये टोटल करोगे आपके पास आंसर आएगा 20,000। अब Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो टोटल ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, उसको 20,000 से डिवाइड करना है, और अगर हमें x का अमाउंट निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है 4,000 से, जो कि डायरेक्ट लेबर आर की वैल्यू ऑफ x की। बट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या लग रहा होगा कि Q का जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है 75,000। नहीं 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 नहीं, यहीं पे बस गलती हो जाती है। Q का जो अब फैक्ट्री ओवरहेड है दैट इज 80,000। क्यों? क्योंकि 75,000 तो इसका खुद का हो गया, और P का जो अमाउंट इसमें अपॉर्चमेंट हुआ है दैट इज 5,000। सो टोटल कितना हुआ 80,000। तो अब हमें जो Q का अपॉर्चमेंट करना है वो 75,000 का नहीं करना, वो हम 80,000 का करेंगे। तो अमाउंट क्या आएगा 80,000 डिवाइड बाय 20,000, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 4,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 16,000। अगर हमें y की निकालनी है तो हमें यहाँ 4,000 की जगह पे 3,000 रखना होगा। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 12,000। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देख लेते हैं कि कैलकुलेशन तो हमें पता चल गई कैसे होनी है, अब लिखना कैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q, हमारा जो बेस है दैट इज लेबर आर। यहाँ पे पूरा अमाउंट मैं माइनस करूँगी 80,000 का। ठीक है,
अब यहाँ पे जो आर वाले कॉलम है उसमें अमाउंट जाएगा 24,000। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर ली होगी और आप बस अब आंसर मैच कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आएगा 12,000, देन 16,000, देन 12,000 एंड देन आफ्टर दैट 16,000। ठीक है, ये 16,000 है, मैं इसे अलग तरीके से लिख देती हूँ। 16K मीन्स 16,000। ठीक है, अब ये होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आर। तो देखते हैं अब आर का अमाउंट कैसे अपॉर्चमेंट होना है। तो आर का जो टोटल अमाउंट है दैट इज 1,05,000। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जो टोटल अब ये हो जाएगा 1,05,000 में हम 4,000 to 24,000 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1,33,000। ठीक है, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। बेस क्या है, एरिया इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब इस कॉलम का हम टोटल करेंगे, बट पी क्यू और आर वाली वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। तो इस कॉलम का टोटल करो और इन तीन वैल्यू को ऐड मत। सो आई होप टोटल करके आपका आंसर आ रहा होगा 7,000। अब हम क्या करेंगे, इसका भी अपॉर्चमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम एक्स डिपार्टमेंट का अपॉर्चमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1,33,000 को हम डिवाइड करेंगे 7,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की वैल्यू दैट इज 3,000। सो आंसर कैलकुलेट होके आएगा 57,000। सिमिलरली वीडियो पॉज करो, सारी वैल्यू कैलकुलेट करो और मेरे साथ वैल्यू मैच करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करती हूँ, आर बेस क्या है, एरिया। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे अमाउंट को मैं माइनस करूँगी 1,33,000 को। ठीक है, अब एक्स एस वाले कॉलम में जो अमाउंट जाएगा दैट इज 19,000। एक्स के कॉलम में जो अमाउंट आएगा दैट इज 57,000। यहाँ पर आएगा 28,500 एंड यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा सिमिलरली सेम अमाउंट आएगा 28,500। ये जो अमाउंट है ना, यही अमाउंट यहाँ पे लिखना है, थोड़ी जगह कम है तो लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमारा बचता है लास्ट, दैट इज एस। तो एस का जो अपॉर्चमेंट बेस है दैट इज डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, सिमिलरली यही है डायरेक्ट लेबर आर। तो इस कॉलम का टोटल करो, बट इस बार टोटल किसका होगा, सिर्फ एक्स वाई जेड का, बाकी किसी का टोटल नहीं होगा। तो जब आप इसका टोटल करोगे आपके पास अमाउंट आएगा 11,000। ठीक है, और अब एस का जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, इस पूरे कॉलम को ऐड करो तो आपके पास जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके आएगा दैट विल बी 66,000। तो हमें अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें 66,000 को 11,000 से करना होगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा 4,000 से। ठीक है, तो 4,000 से इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 24,000। सिमिलरली वीडियो पॉज करके y और z की वैल्यू कैलकुलेट करो और मेरे साथ अब वैल्यू यहाँ पे डालना। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो और अब वैल्यू लिखना शुरू करो, मैच कर लो अपनी वैल्यू कि क्या आ रही है, सेम आ रही है क्या। सो लेबर आ रही है इसका बेस, अब यहाँ से हम पूरा का पूरा अमाउंट माइनस करेंगे दैट इज 66,000। यहाँ पे वैल्यू आएगी 24,000, यहाँ पे 18,000 आएगी 18,000 और लास्ट वाले कॉलम में जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 24,000। ठीक है, ये वैल्यू 24,000 है, मैं ये 24K लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टेप लैडर मेथड होता है। हमें बस अब इन कॉलम का एक्स वाई और जेड कॉलम का टोटल करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करो, एक्स वाई जेड कॉलम का टोटल करो और टोटल करके मैच करो कि क्या आपका भी टोटल एक्स का 3 लाख आ रहा है, वाई का 1,35,000 आ रहा है और जेड का 1,60,000 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक तरीके से ये सीढ़ी जैसा बन गया है, तो इस वजह से भी इसे स्टेप लैडर मेथड कहते हैं। अब देखते हैं रेसिप्रोकल बेसिस। देखो रेसिप्रोकल बेसिस में ना 3 तरह के मेथड है। सबसे पहले है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब इसका ना हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ही हम समझेंगे कि किस तरीके से इस इक्वेशन से या इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू ADM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट X and Y।
ठीक है। अब टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होके आया है सारे डिपार्टमेंट का, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब यहाँ बोला है कंपनी डिसाइड टू अपॉर्शन द सर्विस कॉस्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट ऑन द फॉलोइंग परसेंटेज, इस परसेंटेज के बेसिस पे जो ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ना, इसका अपॉर्चमेंट होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इस चीज को पहले समझो, देखो X जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो X की 40% सर्विस A यूटिलाइज करता है, 30% B यूटिलाइज करता है, 20% C यूटिलाइज करता है और 10% Y यूटिलाइज करता है। मतलब सर्विस दी जा रही है और सर्विस ली भी जा रही है ना, क्योंकि Y के केस में Y की जो सर्विस है वो 30% A यूटिलाइज करता है, 30% B, 20% C और 20% ही X यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है। अब हमें टोटल ओवरहेड फाइंड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। लेट x denote total overhead of service department x, ठीक है, कि x जो है वो डिनोट करता है टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट x। सिमिलरली हम y के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए भी लैंग्वेज लिखते हैं। लेट y डिनोट टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट y, कि x जो है वो डिनोट करेगा टोटल है ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट x और y डिनोट करेगा टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट y। अब हमारी जो x वाली इक्वेशन है वो देखो कैसे बनेगी, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये a है ना, ये जो a है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो a जो है ना वो टोटल ओवरहेड है x का रीअपॉर्चमेंट से पहले, मतलब a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के लिए क्या होगी, a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के लिए होगी 4500, ठीक है। और y वाली इक्वेशन में a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के लिए होगी 2000, मतलब रीअपॉर्चमेंट से पहले। अभी हम रीअपॉर्चमेंट ही तो करेंगे, उससे पहले जो टोटल ओवरहेड है x और y डिपार्टमेंट का वो a वाली वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये b है ना, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो ये b डिनोट करता है शेयर ऑफ ओवरहेड ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट टू द अदर वन। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो x जो है वो 20% सर्विस ले रहा है y की, ठीक है, और y जो है वो कितनी सर्विस ले रहा है, वो 10% सर्विस ले रहा है x की। ये हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया था। तो यहाँ पे जो x वाली इक्वेशन है ना, x वाली इक्वेशन में b की वैल्यू होगी 20%, क्योंकि x जो है वो y की 20% सर्विस ले रहा है। और जब हम y वाली इक्वेशन बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो उस केस में ये वाली जो वैल्यू होगी ना b की, ये होगी 10%, क्योंकि y जो है वो x की 10% सर्विस यूज कर रहा है। तो अब सारी वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से दिख, कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन दिखेंगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ना बचपन में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो आप कोई सा भी मेथड लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगी। तो देखो मैं इन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 4500 प्लस जो परसेंटेज था उसे 0.2 y लिख लूंगी और y को लिखूंगी 2000 प्लस 0.1 यहाँ पे x लिख लूंगी। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू ले जानी पड़ेगी ताकि x के नीचे x आए, y के नीचे y आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी। कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगी 10x, क्यों, क्योंकि मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना ये पूरी राउंड ऑफ वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो जब मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे आएगा 4500
प्लस 2y, और ये जो x है इसे मैं इस साइड ले जाऊंगी और पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। समझ आया? इस पूरी इक्वेशन को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर x को, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का y। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखा, ध्यान नहीं है ना तुम्हारा, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे 10y आएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करा है। यही देख रही थी मैं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, इधर उधर ही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दो वैल्यू कोई भी सेम हो जाए, या तो x की या y की। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पूरी वैल्यू सिमिलर हो जाएगी, है ना, x की पूरी वैल्यू सेम हो जाएगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी हमारी, और हमारे पास नीचे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 98y, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 245। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इट इज़ 98y इज इक्वल्स टू 2,45,000। y की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को 98 से करेंगे डिवाइड, एंड वी विल गेट द आंसर, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2500। यहाँ पे 00 है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन थी, इनमें y की वैल्यू डाल देंगे किसी भी इक्वेशन में, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लोगे y की किसी भी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू निकल के जो आएगी दैट इज 5000। ठीक है, अब हमारी दोनों वैल्यू आ गई हैं, y इज इक्वल्स टू 2500 एंड x इज इक्वल्स टू 5000। अब ये जो अमाउंट है ना, इसको हम अपॉर्चमेंट करेंगे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज। अब ये स्पेसिफाइड परसेंटेज क्या है, देखो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या था, अगर आप इस पूरी परसेंटेज का टोटल करो तो क्या आएगा, 100% आएगा। अब जो y का टोटल सर्विस थी उसमें से 20% तो x ले रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि y का जो ये टोटल अमाउंट आएगा, इसका जो 20% है वो तो x के पास जाएगा। तो सिर्फ इसका 80% ही हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपॉर्चमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम टेबल बनाते हैं और फाइनल अपना आंसर निकालते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से टेबल बनानी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेबल बना के तीनों डिपार्टमेंट लिखते हैं, क्योंकि हमें रीअपॉर्चमेंट तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करना है। जिस तरीके से टेबल बनानी है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। हमें सिर्फ 3 डिपार्टमेंट लेने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हमारे हैं। ठीक है, टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मैंने लिख दी है जो ABC डिपार्टमेंट की थी। अब हमें क्या करना है कि डिपार्टमेंट X का जो टोटल अमाउंट है उसका 90% हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि 10% जो सर्विस है ना x की वो तो y को जाती है, तो हमें सिर्फ 90% जो है वो यहाँ पे डिवाइड करनी है। ठीक है, अब टोटल कितना था हमारा, तो देखो हमारा जो टोटल अमाउंट आया था वो x का हमारा आया था दैट इज 5000। अब उसका 90% अगर हम लें तो दैट इज 4500। मतलब ये वाला जो अमाउंट है 4500, यही हमें अपॉर्चमेंट करना है ABC डिपार्टमेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4500। अब परसेंटेज देख लेते हैं, क्या क्या परसेंटेज दे रखी है। तो x के a की परसेंटेज है 40%, तो 4500 का आपको क्या निकालना है, 40% कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, 4500 का आपको 80% कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो आपका आंसर निकल के आएगा 2000। सिमिलरली बाकी की परसेंटेज देखते हैं। सो हमारी नेक्स्ट परसेंटेज है b, तो b का कितना है 30%, तो 4500 का हमें 30% कैलकुलेट करना है, और 4500 का ही हमें 20% कैलकुलेट करना है फॉर c। अब फटाफट वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेटर उठाओ और अपनी कैलकुलेशन शुरू करो और मेरे से आंसर मैच करना। तो यहाँ का जो आंसर आएगा दैट इज़ 1500, यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ 1000। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमें फटाफट टेबल में डाल देनी है, तो यहाँ लिख देते हैं 2000, 1500 एंड 1000। अब यही चीज़ हमें डिपार्टमेंट वाई के लिए करनी है। डिपार्टमेंट वाई का सिर्फ 80% अमाउंट ही हमें अपॉर्चमेंट करना है ABC में, क्योंकि 20% जो सर्विस थी वो X यूटिलाइज कर रहा था। तो अब टोटल अमाउंट कितना आया था हमारे डिपार्टमेंट वाई का, तो टोटल अमाउंट जो आया था डिपार्टमेंट वाई का वो 2500 आया था। इसका 80% हमें निकालना है जो हमें अपॉर्चमेंट करना है, तो इसका 80% जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो तो 2000 आएगा।
अब हम डिपार्टमेंट ए के लिए कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट जो है 2000 का वो डिपार्टमेंट ए के पास जाएगा। तो देख लेते हैं कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ए 30% यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 का 30% कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके आपका अमाउंट जो आएगा दैट विल बी 7500, ठीक है, सॉरी हाँ 750 आएगा। बी के लिए जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके, बी भी सिर्फ 30% यूटिलाइज कर रहा है, तो डेट इज सेम यही आएगा। और सी के लिए जो अमाउंट आएगा उसे देख लेते हैं। तो सी कितना यूटिलाइज कर रहा है, पहले तो ये देखते हैं। सी यूटिलाइज कर रहा है 20%, ठीक है। तो सी के लिए कैलकुलेट करते हैं, सी का 2000 इंटू 20%, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 500। अभी पूरा का पूरा अमाउंट हम टेबल में डाल देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा टोटल 2000, 750 एंड 500। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का टोटल करना है ताकि पता चल जाए कि हर डिपार्टमेंट पे कितना ओवरहेड जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे टोटल करके आएगा 9050, यहाँ पे आएगा 9650, यहाँ पे आएगा 4300, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो है गाइस, इट्स का 4300, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बना के आपको प्रॉपर अमाउंट, टोटल अमाउंट बस कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे। हमारा नेक्स्ट मेथड है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो अब इसको भी ना हम क्वेश्चन करके ही समझेंगे कि किस तरीके से करना है। इसका क्वेश्चन भी मैं सेम ही रखती हूँ, यही वाला जो क्वेश्चन है ना इसी को हम सॉल्व करेंगे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें कुछ इस तरीके से टेबल बना लेनी है जहाँ पे हमें आइटम्स लिखने हैं और सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉलम बनाने हैं। अब सबसे पहले ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें ओवरहेड की वैल्यू दे रखी है ना, ये हम अपनी टेबल में डाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दे रखी है, दैट इज 6300, यहाँ है 7400, सी के कॉलम में है 2800 एंड यहाँ पे 4500 एंड वाई में है 2000, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, रिपीटेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी ओवरहेड है। अब ये रिपीटेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात क्या है, हम एक्स से शुरू करेंगे। तो हम डिपार्टमेंट एक्स यहाँ पे लिख देंगे। अब एक्स से शुरू कर रहे हैं तो एक्स के पूरे अमाउंट को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज दे रखी है ना हमें 40%, 30%, 20% और यहाँ पे है 10%। इस बेसिस पे ये जो 4500 था ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अपने कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेशन शुरू करो। देखो जब हम इसका 40% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1800, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसका 30% कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1350, है ना। ऐसे ही मेरे को 20% कैलकुलेट करना है और 10% कैलकुलेट करना है। अब सब आप ना वीडियो पॉज करके वैल्यू कैलकुलेट करो और मेरे साथ बस वैल्यू मैच करना। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ, आई होप आप सबने कैलकुलेशन कर ली होगी। तो यहाँ पे आएगा दिस वैल्यू एंड देयर इज 1350, सी के कॉलम में आएगा 900 एंड वाई के कॉलम में आएगा 450, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स के लिए हमने इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिपार्टमेंट वाई लिखना है यहाँ पे। और डिपार्टमेंट वाई का जो टोटल अमाउंट है अभी कितना है यहाँ पे 2000 प्लस 450, तो ये टोटल अमाउंट को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अब इस टोटल अमाउंट को कितना है, ये टोटल 2450, इसको ये जो परसेंटेज दे रखी है ना हमें 30%, 30%, 20% एंड 20%, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फटाफट कैलकुलेशन शुरू करो और मेरे साथ कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 735, यहाँ पे आएगा 735, यहाँ आएगा 490 एंड यहाँ पे आएगा फिर से 490, ठीक है। अब देखो अब हम फिर से डिपार्टमेंट एक्स लिखेंगे। अब डिपार्टमेंट एक्स का ये जो अमाउंट आया है ना इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और
फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी और वाई कॉलम में। किस परसेंटेज के बेसिस पे? वही जो हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है। तो आपको यही काम रिपीटेटिवली करना है जब तक सारी वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट होके एक्स कॉलम में और वाई कॉलम में 0 ना आ जाए। तो अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे आएगा 196, यहाँ पे आएगा 147, यहाँ पे 98 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, अब हम फिर से डिपार्टमेंट वाई लिखेंगे और डिपार्टमेंट वाई की ये जो वैल्यू है इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही परसेंटेज में। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ आएगा 15, यहाँ पे भी 15 आएगा, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 9। देखो आई न्यू यहाँ पे भी 20% है और यहाँ पे भी 20% है, तो मैम आपने यहाँ पे 10 क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों 9 लिखा है? आपकी वैल्यूज़ जो है वो कुछ अप्रॉक्स में आ रही होंगी, तो उसे राउंड ऑफ करके थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अब इतना होने के बाद फिर से x वाले कॉलम को हम माइनस करेंगे ये 9 वाली वैल्यू को और फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो जब हम 9 का 40% कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रही होगी ना दैट इज 3.6। तो इसको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ कर देना और राउंड ऑफ करके इसको 4 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 9 का 30% कैलकुलेट करेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या परसेंटेज है। हाँ 30% ही है। ठीक है, तो जब आप 9 का 30% कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आ रही होगी 2.7। इसको भी आपको राउंड ऑफ करके 3 लिख लेना है। सिमिलरली जब 9 का 20% कैलकुलेट किया जाएगा तो वैल्यू आएगी 1.8। इसको भी आपको 2 लिख लेना है। अब जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये टोटल अमाउंट जो है वो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें कोई भी अमाउंट y के कॉलम में अपॉर्चमेंट नहीं करना है, हमें बस a, b और c में करना है। क्योंकि देखो a, b, c में अगर आप करोगे तो पूरी 9 वैल्यू हो गई अपॉर्चमेंट, तो आपको फिर इसे फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरी टेबल हमने बनाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका टोटल कर देना है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9050। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9650 और यहाँ पे आएगा 4300। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे पहले वाले मेथड में भी जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो सेम ही आंसर आया था। ठीक है, तो कोई से भी मेथड से आप सॉल्व करो बट आंसर सेम ही आता है। बट आप देख रहे हो कि इस वाले मेथड में ना थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। जैसे अभी हमने क्या किया, 3.6 को हमने 4 कंसीडर्ड कर लिया है ना, 2.7 को हमने 3 कंसीडर्ड कर लिया, तो इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इतना करने के बाद हम अब अपना नेक्स्ट मेथड सीखेंगे दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। अब जो क्वेश्चन हमने अभी किया था ना, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी और रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से भी, सेम क्वेश्चन हम ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करेंगे। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड हमें इस तरीके से कुछ टेबल बना लेनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है डिपार्टमेंट एक्स। और क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स है, x ने 20% ऑफ द y सर्विस यूटिलाइज करी है और y ने 10% ऑफ द x सर्विस यूटिलाइज करी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओवरहेड अमाउंट है x का, इसका जो 10% है, 10% वो y के कॉलम में डाल देंगे। इसका 10% कितना होगा, 450, वो y के कॉलम में चला जाएगा। फिर हमें लिखना है डिपार्टमेंट y और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट y का टोटल अमाउंट आया कितना, 2450 टोटल, इसका 20% हम x के कॉलम में डाल देंगे। तो ये जो 2450 है इसका 20% कैलकुलेट करो और वो यहाँ इस कॉलम में लिख दो। 20% कितना होगा, दैट इज 490। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है ये, इसका 10% हम फिर से लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स और इसका जो 10% है वो फिर से y के कॉलम में डाल देंगे। तो इसका 10% 49। अब हम फिर से लिखेंगे डिपार्टमेंट y और इस 49 का 20% हम क्या करेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट x के कॉलम में डाल देंगे। जब अब इसका हम 20% निकालेंगे तो वो वैल्यू कुछ 9.8 आएगी और हमें क्या करनी है, राउंड ऑफ करके इसको 10 कर लेना है। तो यहाँ कॉलम में हम 10 की वैल्यू डाल देंगे, 10 का अमाउंट डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व, फिर से डिपार्टमेंट x लिखेंगे
और ये वैल्यू का, इस वैल्यू का 10% हम क्या करेंगे, y के कॉलम में डाल देंगे। तो इस वैल्यू का जो 10% होगा दैट इज़ 1, वो y के कॉलम में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस टोटल अमाउंट का टोटल कर देना है। ये जो दोनों कॉलम है ना जो हमने कैलकुलेट किए, इसका करेंगे टोटल, और हमारे पास टोटल करके जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 5000, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 2500। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही अमाउंट है जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में x एंड y का इक्वेशन की हेल्प से अमाउंट कैलकुलेट किया था। इतना करने के बाद हमें फिर से एक टेबल बनानी है। अब ये टेबल ना बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है जैसे ही हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी की टेबल बनाई थी अमाउंट निकालने के बाद, ठीक है। ये इतना जो हमने काम करा है ना, ये सिर्फ इसलिए करा है ताकि वो जो इक्वेशन से हमने अमाउंट निकाला था ना, वो हम बस इस तरीके से निकाल रहे हैं। बाकी का काम बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में किया था। मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट डाल दिया है। अब हमें क्या लिखना है, डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स का जो टोटल अमाउंट है वो कितना आया है, 5000। इसका जो 90% है वो हम ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए कितना अमाउंट यूटिलाइज करता है, 40%। तो इस 5000 का 90% निकाल के उसका भी 40% कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको करके बताती हूँ। देखो ये 5000 है, इसका 90% कैलकुलेट करना जो कि आएगा 4500, उसका 40% कैलकुलेट करना जो कि आएगा 2000। ये जो 2000 का अमाउंट है इसको हमें यहाँ पे ए के कॉलम में डाल देना है। सिमिलरली बी का अमाउंट कैलकुलेट करना 30%, तो ये आ जाएगा दिस अमाउंट, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000। अब डिपार्टमेंट वाई लिखेंगे, तो डिपार्टमेंट वाई का जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आया दैट इज 2500। इसका 80% हम ए बी सी में डालेंगे क्योंकि 20% सर्विस तो एक्स ले रहा है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आएगा 750, यहाँ पे आएगा फिर से 750, एंड यहाँ पे आएगा 500, ठीक है। अब इस ए बी सी कॉलम का कर देंगे टोटल, एंड हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो जब आप ए बी सी कॉलम का टोटल करोगे तो ए कॉलम का टोटल आपके पास आएगा 9050, बी कॉलम का आएगा 9650, एंड सी कॉलम का आएगा 4300। आपको मैंने तीनों मेथड सिखा दिए हैं। देखो पहले मेथड में क्या था, हम इक्वेशन निकाल रहे थे, इक्वेशन से ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे 5000 का और 2500 का, और फिर कुछ इसी तरीके से टेबल बना रहे थे। दूसरे में क्या था कि हम बार बार जो वैल्यू थी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में एक दूसरे को सारे डिपार्टमेंट में एलोकेट कर रहे थे, मतलब अपॉर्चमेंट कर रहे थे। और अब ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये दोनों वैल्यू एक ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट करी है, और फिर ये सेकंड वाली आपको टेबल बना के आनी है। आई होप आपको इतनी चीज़ें बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। अब रीअपॉर्चमेंट के बाद हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फाइनल स्टेप होता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का। ओवरहेड जब कलेक्ट कर लिया, एलोकेट कर लिया, अपॉर्चमेंट हो गया, रीअपॉर्चमेंट हो गया, देन इसको चार्ज किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट यूनिट पे, मतलब जो एक्चुअल यूनिट या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है उन पे इसका अमाउंट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना, एंड देन अप्लाई करना उस रेट को कॉस्ट यूनिट पे, ठीक है। अब इसके ना कई सारे मेथड है, किस चीज़ के, ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं। जो पहला मेथड है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। इसमें क्या होता है कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है बेस्ड ऑन कितना डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइज किया गया है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरहेड इंटू 100। अब इसका ना एग्जाम्पल समझो, मान लो फैक्ट्री ओवरहेड जो आया है वो 40,000 आया है, ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 2 लाख आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लाख से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कैलकुलेशन करके आपको पता चलेगा कि रेट आ रहा है 20%। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो एक जो जॉब है, मान लो एक जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है वो मटेरियल यूटिलाइज करती है 5000 का, ठीक है। एक जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसने 5000 का जो मटेरियल है वो यूज़ किया है। तो इस 5000 का हम 20% कैलकुलेट करेंगे जो कि 1000 है।
मतलब 1000 की ओवरहेड कॉस्ट उस यूनिट पे लगाई जाएगी। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बस आपका लास्ट स्टेप बचा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड। वो पढ़ाने के बाद आपका पूरा थर्ड यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा कंप्लीट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप उन नोट्स को बाय कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसका लिंक? गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म के लिंक से आप वहां पे जाके नोट्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।